नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 16 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके साथ इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसी के साथ चलते हैं लक्ष्य के साथ, लक्ष्य के और तो अपने पहले और कल के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के अंत में पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? नारायण राव, विनोद कुमार यादव, के सिवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 15 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021, 17 जनवरी 2021 और 18 जनवरी 2021। तो इसका आंसर होगा 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया और इसे देश के 600 जिलों में लॉन्च किया गया। इसी प्रकार देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य छोटी अवधि के कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल प्रमाणन और युवाओं को प्रोत्साहित करके देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना और उसको बढ़ावा देना है। इसी के साथ इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और कौशल विकास योजना को जो लागू किया गया वो किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा लागू किया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास उद्यमिता मंत्री है। तो चलते हैं इसी के साथ ही वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुंचने के लिए किसने 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। और ये ट्रेनें कहाँ कहाँ चलेंगी? वाराणसी, दादर, दिल्ली, अहमदाबाद, रीवा और चेन्नई स्टेशनों से इसको शुरू किया जाएगा। किन किन स्टेशनों से? दादर, दिल्ली, अहमदाबाद, रीवा और चेन्नई रेलवे स्टेशनों से इन 6 ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। वाराणसी भी इसमें से एक रेलवे स्टेशन है। वहीं देखा जाए तो केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग वाला रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? केवड़िया रेलवे स्टेशन है। वहीं देखा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर और फीट में अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 597 फीट है। वहीं ये मूर्ति भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर देश में राष्ट्रीय एकता दिवस का भी आयोजन किया जाता है। वहीं इस प्रतिमा को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वंजी सुतार के द्वारा इस मूर्ति का डिजाइन तैयार किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस देश ने चीन की तेल कंपनी चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्प को ब्लैकलिस्ट किया? चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्प को ब्लैकलिस्ट किया। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चीन की दिग्गज तेल कंपनी को ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया है और यह कदम चीनी कंपनियों पर अमेरिकी सरकार की चल रही प्रतिबंधों का एक हिस्सा है। अमेरिका के अनुसार चीन ने तेल और गैस की खोज के लिए दक्षिण चीन सागर के कुछ द्वीपों पर कब्जा कर लिया है। वहीं अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक क्षेत्रीय दावों का विरोध लगातार करता रहा है। इसी प्रकार देखें तो चीन पूर्वी एशियाई एक देश है और ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग चीन में आजीवन राष्ट्रपति के रूप में
पद पर रहेंगे, राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे आजीवन। इसी के साथ देखा जाए तो बीजिंग यहाँ की राजधानी है और चीन की मुद्रा क्या है, रेनमिनबी चीन की मुद्रा है। इसी प्रकार देखें तो चीन और दक्षिण चीन सागर की स्थिति मानचित्र पर भारत से पूर्व दिशा में कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार इस मानचित्र में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि यह हमारा प्यारा देश भारत, जो कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, और इसके उत्तर पूर्व में चीन देश है और दक्षिण पूर्व दिशा में यहाँ साउथ चाइना सी है। यहाँ साउथ चाइना सी में चीन के द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न देशों के क्षेत्राधिकारों पर कब्जा करने संबंधी बात निकल कर आती है, और ये देखा जाता है कि चीन ने यहाँ के विभिन्न द्वीपों पर भी अपना अधिकार स्थापित किया हुआ, जैसे स्पार्टली द्वीप है जिस पर फिलीपींस अपना अधिकार बताता है, वहीं चीन कहता है कि यह इसका अधिकार है। इसी प्रकार पार्सले आइलैंड जिस पर वियतनाम अपना अधिकार बताता है और चीन अपना अधिकार बताता है। तो इस प्रकार के कई ऐसे आइलैंड भी चीन ने दक्षिण चीन सागर में स्थापित किए हैं जो कृत्रिम आइलैंड हैं, और चीन बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज कर रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे। ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जेयर बोल्सोनारो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी व्यक्ति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में इनमें से शामिल नहीं होगा। बोरिस जॉनसन, चंद्रिका प्रसाद संतोखी या जेयर बोल्सोनारो में से कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होगा। अभी हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन के फैलने के कारण उनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया। वहीं देखा जाए तो इससे पहले 1992, 1993 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड बिना किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति की मौजूदगी में हुई थी। तो इसी प्रकार 2021 भी वह वर्ष रहा है अब कि जब किसी भी प्रकार से कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति शामिल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। तो भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि जो 1950 में आयोजित किया गया कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पिछले साल मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे 26 जनवरी 2020 में। 26 जनवरी 2020 को कौन आए थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है एलन ब्रूनो, एलिजाबेथ टीची फिसलबर्गर, विक्टर स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष एलिजाबेथ टीची फिसलबर्ग ने 31 दिसंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और उसके बाद से यह पद अभी तक रिक्त है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना जो की गई वो 15 मार्च 2006 में की गई, और यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है और इसमें 3 साल के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यों को चुना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी साथ अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब किया गया, कब मनाया जाता है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या 18 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 15 जनवरी। तो 15 जनवरी 2021 को भारतीय मौसम विभाग का 146वां स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। इस दिवस को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसी प्रकार इसकी उपलब्धियों को देखा जाए, भारतीय मौसम विज्ञान की उपलब्धियों को देखा जाए तो 5 वेधशालाओं को विश्व मौसम विज्ञान संगठन से मान्यता प्राप्त है भारतीय मौसम विज्ञान के
जिसमें वेधशाला चेन्नई, मुंबई, पुणे, तिरुवनंतपुरम और पंजिम में स्थित है। इसी प्रकार देखा जाए तो फेनी नामक चक्रवात के सटीक पूर्वानुमान के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्रशंसा की गई थी फेनी नामक चक्रवात के लिए। फेनी नामक चक्रवात जिसने भारतीय क्षेत्र में तबाही मचाने के लिए संभावना बनी हुई थी, जिसके कारण एक अच्छी सटीक पूर्वानुमान के कारण लोगों को तटीय क्षेत्रों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर समय पर पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से जान और माल की हानि बहुत ही कम हुई। तो अगला प्रश्न है कि तिरुवल्लुर दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। तिरुवल्लुर कौन थे? ऑप्शन है राजनेता, आयुर्वेदाचार्य, कवि और दार्शनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कवि और दार्शनिक। तो 15 जनवरी 2021 को तिरुवल्लुर दिवस मनाया जाता है। यह तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तिरुवल्लुर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थे। वहीं देखा जाए तो तिरुवल्लुर थिरुकक्कू नामक रचना के लिए जाना जाता है। उन्हें थिरुकक्कू नामक रचना के लिए जाना जाता है और यह नैतिकता, प्रेम, आर्थिक और राजनीतिक मामलों के दोहों का एक संग्रह है। थिरुकक्कू जो है वो राजनीतिक मामलों और नैतिकता, प्रेम और आर्थिक मामलों के दोहे का एक संग्रह है। यह पहला तिरुवल्लुर दिवस जो मनाया गया वो 1935 में मनाया गया था और इस मौके पर अभी हाल ही में पीएम मोदी ने तिरुवल्लुर को याद किया और युवाओं को कुराल को पढ़ने का आग्रह किया। कुराल क्या है? कुराल 1330 दोहों का एक संग्रह है जिसे तिरुवल्लुर द्वारा लिखा गया था। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वह संवैधानिक अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय को संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। तो संवैधानिक अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संघीय ढांचे और विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय संघीय ढांचे यानी कि केंद्र और विभिन्न इकाइयों यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में होने वाले किसी भी विवाद या टकराव की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता जो रखता है वह सर्वोच्च न्यायालय रखता है। यानी कि इनके मामलों में किसी प्रकार की सुनवाई जो की जाएगी, निर्णय जो लिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा किसी प्रकार के टकराव की स्थिति में। तो इसी के साथ देखा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 121 के प्रावधानों के तहत केरल सरकार ने याचिका दायर की है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वह राज्य जहां खुदाई में हाल ही में मध्ययुगीन काल में 2 बौद्ध मठों की पहचान की गई। ऑप्शन है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मोगलमारी में खुदाई के दौरान मध्ययुगीन काल के 2 बौद्ध मठों मुगल यज्ञ विहारिका और यज्ञ पिंडक महाविहार की पहचान की गई। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में। पश्चिम बंगाल के भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राजधानी कोलकाता स्थित है। इसी प्रकार मानचित्र पर इसकी स्थिति देखें तो पश्चिम बंगाल यहाँ है और इससे भारतीय राज्य सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह परियोजना जिसके तहत भारतीय रेलवे क्षेत्रीय रेलवे कार्यालय को राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के सौंदर्य और यात्री अनुकूल कोच बनाने के लिए अधिकार प्रदान करेगा। ऑप्शन है स्वर्ण, सहयोग, सुलभ, सुगम में। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण। भारतीय रेलवे ने प्रोजेक्ट स्वर्ण के तहत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों के चलने पर सौंदर्य और यात्री अनुकूल आंतरिक कोच बनाने और विकसित करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे को अधिकार प्रदान
किए हैं। इसी प्रकार इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के आराम में नए मानकों को स्थापित करना है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसी के साथ ये आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे और चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु ठिकानों की सूची हर साल आदान प्रदान करते हैं, कब करते हैं? 28 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 2 जनवरी को। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हम लक्ष्य की ओर बढ़ सके लक्ष्य के साथ। धन्यवाद।